Good morning to all of you. Welcome to class 9th. We are going to start today the new topic in this chapter, Newton's third law of motion. ठीक है, लास्ट टर्न पर हमने तुम्हें बताया था कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक बार पहले रिवाइज करते हैं, फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने क्या बताया था कि द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, और चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? फाइनल मोमेंटम P2 माइनस इनिशियल मोमेंटम P1 अपॉन टाइम इज T1। ओके, सो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम बहुत अच्छी तरह टाइप किए थे। ठीक है, इसके बाद इसी के आधार पर हम एक फार्मूला निकाले थे कि F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आल्सो। ओके, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, ये हम तुमको बताए थे। इसमें इसके इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को देखो। अगर बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं देन एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले रिवाइज कर लें ये सब। ओके, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि या तो बॉडी की वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, यानी बॉडी या तो क्या है, आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। याद रखना कि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में ही हो, है ना। हो सकता है कि बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और इट मे बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। सो दिस इज द एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। और यही हमारा क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, यानी हमने कहीं ना कहीं इस फार्मूले से न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अराइव कर लिए। यानी एक प्रकार से ये ऐसा लॉ है जिससे हम दोनों लॉ प्राप्त कर सकते हैं, फर्स्ट भी और थर्ड भी। अभी हम तुमको थर्ड लॉ आज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हम तुम्हें कंप्लीट करा चुके थे। नाउ टुडेज इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, राइट। देखें ध्यान से। एक तुमने सुना होगा कि अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हम पर भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है ना। तुमने, है ना, जनरल भाषा में सुना होगा, है ना, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका हमको रिएक्शन भी प्राप्त होता है, राइट। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी भी इक्वल अमाउंट ऑफ हमारे हाथ पर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाएं, ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड भी हमारे हाथ पर इक्वल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये फोर्स कब तक लगेगा? जब दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे के रहेंगे। जितने टाइम इंटरवल के लिए, बहुत माइन्यूट, बहुत हल्का टाइम इंटरवल हो सकता है, कम स्मॉल टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए हम इसके कांटेक्ट में आने पर इस पर फोर्स लगाएंगे पहली इस बॉडी पर, ये बॉडी भी दूसरी बॉडी पर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसका मतलब ये है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान करके चलो कि 2 बॉल्स हमारे पास हो। एक बॉल ए है, ठीक है, ये बॉल जा रही है इस दिशा में, और सामने एक बॉल है ये बी। ओके, चाहे ये मूव कर रही हो रेस्ट में, इसको चलो रेस्ट में ले लेते हैं। धीरे धीरे ये बॉल इसके पास जाएगी और इससे क्या करेगी, कॉलिजन। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड टू ईच अदर। ठीक है, यही एग्जाम्पल हमारी किताबों में भी है, ये दे कॉलिजन टू ईच अदर। ए और बी बॉल, है ना, ए और बी बॉल जब एक दूसरे से कांटेक्ट पर टकराएंगे, है ना, कांटेक्ट होगा, देन दिस बॉल ए बॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल बी and equal amount of force is also exerted on ball A by ball B and in opposite direction, right। अगर हम ये मान लेते हैं, ये है तुम्हारा क्या, एक्शन एंड रिएक्शन। यानी अगर ए बॉल बी बॉल पर फोर्स लगाएगा F, बी बॉल पर लगने वाले फोर्स को F और इसके नीचे ऐसे लिख ले रहे हैं हम बी ए, यानी फोर्स
एक्टिंग ऑन बॉल बी बाय बॉल ए। तो इसी प्रकार से बी बॉल बी ए बॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बॉल बी, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। यानी अगर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देन एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ईच अदर। ए बॉल जितना बी पर लगाएगा बी बॉल भी ए पर इतना ही लगाएगा, मतलब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी ए, राइट। अभी देखना, अभी और थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, ठीक है। यानी ये कहलाता है दोनों फोर्सेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस लगाएंगे। चूंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं, ये जो फोर्स इस पर आगे को फॉरवर्ड लगेगा तो बी बॉल से ए बॉल पर फोर्स कहाँ लगेगा, बैकवर्ड। यानी चूंकि फोर्सेस के डायरेक्शन अपोजिट हैं, और अगर इसमें डायरेक्शन मेंशन कर देते हो इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में, देन वी हैव टू टेक इन नेगेटिव साइन, ठीक है बच्चों। ये होता है, यानी वन फोर्स इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। अगर ये एक्शन है तो ये क्या होगा, ये एक्शन है अगर, तो ये क्या होगा, रिएक्शन। तो अगर ये रिएक्शन है तो ये क्या होगा, एक्शन। मतलब कोई एक फोर्स तुम्हारा एक्शन होगा तो दूसरा फोर्स क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्शन बोल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन। तो अगर इसको एक्शन बोल देते हैं तो ये क्या होगा, रिएक्शन। अब हम अभी तक ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये नहीं बता सकते कि कौन सा फोर्स एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है एब्सोल्युटली। हाँ, अगर एक एक्शन है तो दूसरा क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे हम ये मालूम करते हैं कि वन इज पर्टिकुलर फोर्स इज एक्शन एंड अदर पर्टिकुलर फोर्स इज रिएक्शन। सो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हुआ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड दिस इज इट्स मैथमेटिकल रिलेशन। बोलो, इन फोर्सों का ये नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड वैल्यू इक्वल है। अगर एक फोर्स 10 न्यूटन है तो दूसरा भी कितना होगा, 10 न्यूटन ही होगा, ओके। यानी फोर्सेस की वैल्यूज इक्वल हैं। अगर हम इतना लिख देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, तो ये सही है, इनके मैग्नीट्यूड्स, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स। और जैसे ही हमने इन पर डायरेक्शन वेक्टर मेंशन किया, नेगेटिव साइन अप्लाई करा दिया, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एस का स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, according to Newton's third law of motion, to every action there is an equal and, ठीक है, opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. Okay, this is द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होता है कि एवरी एक्शन के देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखेंगे फार्मूला, देन एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ओके। और वेक्टर हम मेंशन कर सकते हैं। अगर वेक्टर यहाँ मेंशन नहीं करोगे और डायरेक्शन अगर अंडरस्टूड है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन जरूर लेना है, ओके। तो दिस इज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके सो मैनी एग्जाम्पल्स इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। देखो, कुछ हम अच्छे एग्जाम्पल्स तुमको लेकर के बताएं। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी हम पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है। अगर दो बॉडी कोलाइड करेंगी, अगर टकराती हैं दो बॉडी, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। यहाँ पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिमार्केबल हैं, देखना जरा, ठीक है। इसको हटाएं, राइट। देख, यहां पर कुछ इसकी ऐसी विशेषता है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। फोर्सेस मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, नंबर 1 पॉइंट, ये सब नोट करते जाना। फोर्सेस मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, ओके। फोर्सेस दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, ओके, एंड डायरेक्शन में अपोजिट, नंबर 1। दूसरा प्रॉपर्टी सुनो, जैसे ही दोनों बॉडी कांटेक्ट करेंगी, कांटेक्ट में आएंगे,
जितने टाइम के लिए ये फोर्स, ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगा, सेम टाइम इंटरवल में उतने ही टाइम में बी बॉडी भी ए पर फोर्स लगा देगा। इनके बीच कोई भी टाइम का गैप या लैप्स नहीं होगा, है ना। यानी दीज फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग, ठीक है, आर एक्टिंग फॉर सेम इंस्टेंट, सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये इस पर फोर्स लगा देगा उसके थोड़े समय बाद ये लगेगा। देयर इज नो गैप, देयर इज नो, है ना, टाइम इंटरवल। जितने एट द सेम इंस्टेंट बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है, एक साथ दोनों प्रोड्यूस होंगे। थर्ड, वी कैन नॉट, अभी हमने तुम्हें बताया था, वी कैन नॉट से दैट पर्टिकुलर फोर्स इज एक्टिंग, पर्टिकुलर फोर्स इज एक्शन एंड अदर इज रिएक्शन। हम ये नहीं कह सकते हैं एब्सोल्युटली कि ये एक्शन है कि ये एक्शन है। हाँ, अगर ये एक्शन है देन इट विल बिकम्स रिएक्शन, इफ दिस इज एक्शन देन अदर विल बिकम रिएक्शन, ओके, बट कैन नॉट एब्सोल्युटली से दैट पर्टिकुलर फोर्स इज एक्शन और पर्टिकुलर फोर्स इज रिएक्शन, राइट। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक। न्यूटन्स थर्ड लॉ में ये कुछ खास बातें हैं, ठीक है, हो गया। एक है तुम्हारे कोर्स में क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। इसके आधार पर, इसके बेस पर हमारी किताब में एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, उसको नोट करो, ठीक है। देखो हम लिखाते हैं, हाँ, ओके। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज का। उस पर आधारित एक नियम हमारे यहाँ निकलता है मैकेनिक्स में, जो है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम एज वी नो, मोमेंटम इक्वल टू एस, मोमेंटम का बेसिक फार्मूला P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, वी एक्सप्लेन व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम हम तुम्हें आगे जाकर के पढ़ाएंगे। दो तरीके के मोमेंटम होते हैं। जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है एक सरल रेखा में, तो मोशन, उसमें कौन सा मोमेंटम होता है, ये m मास की कोई बॉडी है, ठीक है, ये जब b वेलोसिटी से मूव करती है तो इसमें जो मोमेंटम होता है P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, ठीक है, दैट इज लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, ठीक है, जबकि एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जैसे हमारी अर्थ ही 24 घंटे में रोटेशन करती है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस बॉडी में कौन सा मोशन होता है, कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। जब एंगल रोटेट करती है रोटेशनल मोशन में बॉडी, तो मोमेंटम का क्या है, टाइप बदल जाता है, हेयर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये अगली क्लास में हम तुम्हें हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। नाउ कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, समझना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन, है ना, हम लोग बहुत प्राइमरी क्लासों में 6th 7th 8th में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसी भी क्वांटिटी का हो सकता है इस यूनिवर्स में, ठीक है। यहां पर जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ना। कंजर्वेशन का मतलब होता है नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म इट्स स्टेट, है ना। लेकिन इसका क्या है, इसका हम क्या कर सकते थे, इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन कभी भी ये एक्स्ट्रा ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, जिस सिस्टम में हमें देखना है मोमेंटम, राइट। और कंजर्वेशन हमारे यूनिवर्स में, कंजर्वेशन जैसे तुमने सुना होगा कि ब्रह्मांड का संपूर्ण मास नियत है ना, कंजर्व्ड है मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हम जानते हैं, है ना। लेकिन मास अगर हम क्या है, किसी मास अगर डिस्ट्रॉय होगा तो उसके इक्विवेलेंट क्या मिल जाती है हमको, एनर्जी, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। सेकंड हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे कि हम जिस सिस्टम में कंजर्वेशन हमें देखना है मोमेंटम का, उसमें ना तो मास मोमेंटम क्रिएट होगा एक्स्ट्रा और ना डिस्ट्रॉय, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाएगा ये, राइट। इसी प्रकार से हम तुम्हें हायर क्लासेस में बताएंगे 10th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है।
चार्ज जानते हैं सभी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज और अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, दीज आर। तो हम अपने यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके के कंजर्वेशन कुछ बेसिक क्वांटिटीज के देखते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अपनी स्टडी को केवल यहाँ तक सीमित रखें, हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक सिस्टम लें तो मोमेंटम जो होगा इज ऑलवेज कंजर्व्ड, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख लें, अकॉर्डिंग टू, स्टेटमेंट क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज, बहुत सरल शब्दों में पहले ये लिख लेंगे, है ना। टोटल मोमेंटम, इसके अंदर और बारीकी में जाने से बेहतर पहले हम सीधा सीधा समझें। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, और कंजर्व्ड होने का मतलब है नाइदर क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। यानी ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आ गया समझ में? टोटल मोमेंट ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक। ये स्टेटमेंट लिख लो, ठीक। अब हम इसको करते हैं डेरिवेशन। इसका क्या निकालें? ड्राइव। देख कैसे ये निकालेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से ना, देखना, ठीक है। हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। यहां पर हम दो बॉडीज ले लें। हमारे पास एक बॉल है ए, ठीक, और एक बॉल है हमारे पास बी, ठीक। इस बॉल का मास हम लेते हैं क्या? m1, ठीक। ये पहले मूव कर रही है u1 वेलोसिटी से, दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना कर, ठीक है। एक हमारे पास बॉल है a, ठीक, इसका मास है m1 और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? u1। एक दूसरी बॉल है हमारे पास b, इसका मास हम क्या ले लें? m2, और ये किस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही है? u2, ठीक। हम तुमसे कहते हैं कि जरा बताओ ए बॉल का मोमेंटम क्या होगा इस पोजीशन में, तो तुम कहोगे P1 इक्वल टू क्या होगा, है ना, P1 इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा? P2 इक्वल टू m2 इंटू u2। थोड़े समय बाद हम यहां पर एक कंडीशन लें कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। बताओ जरा, ए बॉल की स्पीड बी बॉल से ज्यादा तेज हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो क्या होगा? इट कोलाइड टू ईच अदर, दे कोलाइड टू ईच अदर, ओके। जब वो कॉलिजन करेंगी तो दिस इज द कंडीशन लिख लें, बिफोर कॉलिजन। ये कब है पोजीशन? बिफोर कॉलिजन। अब ड्यूरिंग कॉलिजन जब वो कोलाइड करेंगी तो उनकी पोजीशन इस तरीके की होगी, बोलो राइट। तो ड्यूरिंग कॉलिजन होगा क्या? ड्यूरिंग कॉलिजन देखना जरा, ड्यूरिंग कॉलिजन ए बॉल बी बॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक, एफ बी ए। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बी बॉल भी ए बॉल पर फोर्स एफ बी ए एक्सर्ट करेगा, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा यही पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, और दोनों फोर्स सेम टाइम इंटरवल टाइम टी के लिए अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब वो सेपरेट होंगे देन देयर वेलोसिटी विल चेंज, यानी m1 की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन चेंज होकर के कितनी मान लें हम? v1, और बी बॉल की वेलोसिटी कितनी मान लें हम? बी बॉल की वेलोसिटी कितनी मान लें? मास m2, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम v2, राइट। यानी दिस इज द पोजीशन आफ्टर कॉलिजन। ये कब पोजीशन है? आफ्टर कॉलिजन। बताओ आफ्टर कॉलिजन इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 v1, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? m2 v2। इसको हमने p1 और p2 लिया, यहां पर हम ले लेते हैं p1 डैश और p2 डैश, सिंबल अलग अलग ले लो थोड़ी सी। And what is the velocity after collision of ball A of mass m1? v1. And what is the velocity of mass m2 ball B after collision? v2. These are the position. Okay, and this is the position during the collision.
ये कॉलिजन के दौरान पोजीशन है, ओके। एंड दीज आर द वेलोसिटी u1 एंड u2, u2 एंड u1 इज द वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन, ओके। सो इस फिगर को पहले बना लो। अब हम यहां पर देखो बदले, हमें मालूम है बाय न्यूटन्स डेरिवेशन कर रहे हैं इसका हम, ठीक है ना, इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इसको क्या कर रहे हैं हम, प्रूफ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। नाउ ठीक है, देखें जरा, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन एस, हाँ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ओके, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। जरा बताओ बी बॉल पर कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ बी ए। तो हम फोर्स यहां पर ले लें, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी एफ बी ए, ठीक। एंड दिस फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बी बॉल का मोमेंटम पहले कितना है, m2 u2, आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, m2 u2, आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया, m2 v2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, p1 p2 डैश बी बॉल के लिए, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल b, तो p2 डैश माइनस p1 डैश, एंड द फोर्स, दिस फोर्स इज एक्टिंग फॉर टाइम इंटरवल, फॉर टाइम t, ठीक। तो यहां से हम ये निकालें कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी एफ बी ए, जब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी निकाल रहे हो तो चेंज इन मोमेंटम भी आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन किसका देख रहे हैं हम, बी बॉल का, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट रखें करें तो m2 v2 माइनस m2 u2, ये क्या है तुम्हारा, v2 है, ये क्या है, m2 u2 अपॉन टाइम t, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दें। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी एफ बी ए, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए कितना लिया हमने, एफ ए बी, ओके। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसका मोमेंटम, ए बॉल का मोमेंटम कितना हुआ आफ्टर कॉलिजन, m1 v1, इनिशियल पहले मोमेंटम कितना है, m1 u1। तो चेंज अब डायरेक्ट लिख दें हम, m1 u1 m1 v1 माइनस m1 u1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम t, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, राइट। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल b बाय बॉल a, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल a बाय बॉल b, दोनों फोर्स हमने कैलकुलेट किए, ठीक है। सेम टाइम के लिए ये फोर्स लग रहे हैं, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए, राइट। अब हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ का होता है, हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, लिखें ये, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एफ ए बी बराबर क्या होता है, माइनस एफ बी ए, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, सब्स्टिट्यूट कर दें दोनों की वैल्यू। सो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, ठीक, इक्वल टू माइनस साइन, वैल्यू ऑफ f है ना माइनस, ये इसकी वैल्यू रखेंगे m1 b1 माइनस m2 u1 अपॉन t, और t से t क्या होगा, कैंसिल। इसको सॉल्व करते चलें, सॉल्व करें, देखें, ठीक है, क्या आएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक, इक्वल टू, नेगेटिव से ये साइन हम चेंज कर दें, माइनस m1 b1 और माइनस माइनस प्लस, है ना, m1 b1 माइनस ये क्या होगा, m1 u1, बी बॉल का है ना, अच्छा बी बॉल का यहां रखा हमने, तो ये बॉल का m1 b1 माइनस m1 u1, ओके। तो माइनस m1 b1 माइनस 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 प्लस m1 u1, ठीक। देखो जरा ए बॉल के लिए ये m1 b1
माइनस में है, इसको यहाँ ले आए और इस वाले को यहाँ ले जाएं, तो क्या होगा तुम्हारा, जरा बताओ। m1u1, चाहे यहीं पे लिखा रहने दो ये m1u1 ऐसे ही, और ये इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या, m2u2। अब ये इधर लेकर के आओ तो बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में m1v1 और प्लस m2, ऑलरेडी क्या है तुम्हारा ये v2 है ही। देखो दिस इज योर फार्मूला एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स, है ना, एंड न्यूमेरिकल्स वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो m1u1 फर्स्ट वॉल का मोमेंटम प्लस m2u2 सेकंड वॉल का मोमेंटम, दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ओके, एंड m1v1 is the momentum of second wall and m2v2 is the momentum of m1v1 is the momentum of first wall, m2v2 is the momentum of second wall and this is the total momentum after collision। इसका मतलब this is total momentum before collision and this is total momentum after collision। इसका मतलब ये है कि total momentum, we can also write in words, total momentum before collision, right, equal to total momentum after collision। ठीक, दिस इज योर टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दिखाई दे रहा है ना, दिस इज, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर है। यानी ना तो कोई मोमेंटम यहाँ एक्स्ट्रा ऐड हुआ और ना कोई भी मोमेंटम डिस्ट्रॉय हुआ। हाँ, इंडिविजुअल बॉल्स के मोमेंटम विल चेंज। देखो पहली बॉल का मोमेंटम m1u1 था, आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया m1v1। सेकंड बॉल का बिफोर कॉलिजन मोमेंटम कितना था, m2u2। आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, m2v2। इंडिविजुअल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन विल चेंज बट देयर सम इज ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन उनका सम जो है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन कैसा है, सेम है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थ्योरम, ओके, एंड दिस we can derive here with the help of Newton's third law formula, ओके। ये आज का टॉपिक है। इसके अब बहुत से एग्जाम्पल्स और छोटी छोटी एक्टिविटीज़, जैसे सेलर है, बोट से निकलता है बाहर तो बोट को क्या है पीछे की ओर धकेल के आगे निकलता है, क्योंकि वो आगे फोर्स लगाता है तो उस पर पीछे पर अपोजिट फोर्स लगता है। तुमने देखा होगा, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारे NCERT के बुक में, कई न्यूमेरिकल्स हैं। राइफल में जब राइफल से बुलेट को फायर करता है तो तुमने देखा है कि बुलेट आगे को जाती है तो राइफल का जो पोर्शन होता है वो पीछे की ओर जाता है। इसीलिए पीछे जो राइफल का जो हत्था होता है ना, वो लकड़ी से भारी कर देते हैं, है ना, क्योंकि जब फोर्स आगे को जाएगा तो बैकवर्ड भी फोर्स लगता है उतना ही, और जितना बुलेट में आगे की हमने और फोर्स दिया है मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगेगा। ठीक, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल इस तरीके के हैं जो हम तुमको बताएंगे। एक स्प्रिंग बैलेंस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। NCERT की किताब बैठ करके पढ़ना है बहुत आराम से, धीरे धीरे, ठीक। अब अगले टर्न पर, इस टर्न पर तुम्हारा ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट, नेक्स्ट टर्न पर हम तुमको इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स और जो किताब के बीच में जो न्यूमेरिकल्स हैं एग्जाम्पल्स वो सभी हल कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।